आज का हमारा टॉपिक है अबाउट स्टमक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, देन लेयर्स ऑफ द स्टमक के बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में और फंक्शंस ऑफ स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक सैक लाइक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, जो कि ईसोफेगस से ऊपर की तरफ कनेक्टेड रहता है and below it is connected to the duodenum, है ना। it is a sac like hollow muscular organ कहाँ का, of alimentary tract, हमारे digestive tract का, जो कि it is connected to esophagus above and duodenum below। ठीक है, अब अगर हम इसका लोकेशन देखते हैं तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के एपिगैस्ट्रियम को, जो सेंटर वाला पोर्शन होता है दैट इज अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो ये तीन एरियाज को हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकस एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब अगर हम स्टमक के शेप को देखें तो स्टमक इज बेसिकली जे शेपेड। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल फीचर्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टू ऑरिफिस, ठीक है, देन टू पार्ट्स, और उसके बाद में सारी चीज़ें इसके अंदर टू टू प्रेजेंट होती हैं। तो याद करना बहुत आसान है, टू सरफेस, टू कर्वेचर एंड टू स्फिंक्टर्स, है ना। तो हमको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। तो पहले हम स्टडी करेंगे टू ऑरिफिस के बारे में। ऑरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। तो स्टमक के अंदर दो ऑरिफिसेस प्रेजेंट होती हैं, पहली है कार्डियक ऑरिफिस और दूसरी है पाइलोरिक ऑरिफिस। कार्डियक ऑरिफिस इट इज जॉइंट टू द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस, जहां पर ईसोफेगस हमारा खत्म होता है और स्टमक हमारा शुरू होता है, उस ऑरिफिस को हम बोलते हैं कार्डियक ऑरिफिस, दैट इज द कार्डियक ओपनिंग। दूसरी है पैलोरिक ऑरिफिस विच ओपन्स इनटू डुओडेनम, है ना। तो जहां पर हमारा जो स्टमक एंड होता है और जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन चालू होता है, वहां पर प्रेजेंट होती है पैलोरिक ऑरिफिस। ठीक है, अब अगर हम पार्ट्स की बात करें तो स्टमक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला जो पार्ट है दैट इज द कार्डियक पार्ट और जो दूसरा पार्ट है दैट इज द पैलोरिक पार्ट। और जो कार्डियक पार्ट है इट इज द लार्जर पार्ट। ठीक है, नाउ कार्डियक पार्ट भी दो में डिवाइडेड है और जो पैलोरिक पार्ट है इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू। तो कार्डियक पार्ट को अगर हम देखेंगे तो इसका जो पहला डिवीजन है दैट इज द फंडस और जो दूसरा डिवीजन है दैट इज द बॉडी। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, फंडस इट इज अपर कॉन्वेक्स डोम शेपेड पार्ट above a horizontal line drawn at the level of cardiac orifice, है ना। अगर हम इस कार्डियक ऑरिफिस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो ये जो अपर एक्सपेंडेड पार्ट है जो कि कॉन्वेक्स है सॉरी तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है फंडस को। ठीक है, और जो बॉडी है ये मिडिल पार्ट है और ये लार्जेस्ट पार्ट है एज यू कैन सी इन द डायग्राम। अब जो दूसरा पार्ट है दैट इज द पैलोरिक पार्ट। तो पैलोरिक पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो पहला वाला पार्ट है दैट इज द फर्स्ट पार्ट विच इज पैलोरिक एंट्रम, और जो दूसरा वाला पार्ट है इसका जो कि आगे जाके डुओडेनम में कंटिन्यू करेगा, इसको हम बोलते हैं पैलोरिक कैनाल। अगर हम स्टमक के सरफेस की बात करें तो इसमें दो सरफेस प्रेजेंट होती हैं, आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस और जो पीछे वाली दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, नाउ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं, वन इज लेसर कर्वेचर एंड अनदर इज ग्रेटर कर्वेचर, है ना। यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, जो कि राइट हमारा बॉर्डर है जो कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये कॉन्केव है, इसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और जो सबसे बड़ा वाला ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, है ना। तो लेसर कर्वेचर क्या होता है, पहली चीज है इट इज अ शॉर्ट कॉन्केव कर्व विच फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक, है ना। स्टमक के ये राइट बॉर्डर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। दूसरा इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नॉच जिसको हम इंसिस्यूरा एंगुलरिस बोलते हैं। अब ये जो लेसर कर्वेचर है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नॉच होती है जिसको हम इंसिस्यूरा एंगुलरिस बोलते हैं, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है जो कि कॉन्केव पार्ट है जो कि शॉर्ट है, ये हमारे स्टमक का राइट बॉर्डर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, इट इज अटैच्ड टू द लेसर ओमेंटम। ओके, ग्रेटर कर्वेचर की बात करें तो ये भी कॉन्वेक्स होता है और ये लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक को कॉन्स्टिट्यूट करता है ना, एंड इट इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन लेसर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 5 टाइम्स
ज़्यादा लॉन्गर होता है ना, और वो लेसर ओमेंटम से कनेक्टेड है तो इट इज़ अटैच्ड टू द ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, अब स्फिंक्टर्स की हम बात करें तो स्फिंक्टर्स यहाँ पर दो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कार्डिक स्फिंक्टर और दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना। स्फिंक्टर्स ये बोल सकते हैं वेल्वुलर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी भी ओरिफिस की ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं, है ना। तो बेसिकली स्फिंक्टर्स का अगर हम फंक्शन देखें तो क्या कर रहे हैं ये, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक एसिड। जो भी कंटेंट हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली फूड या फिर जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, एसिड्स हो गए, तो उसको रेगुलेट करने का काम इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही दो स्फिंक्टर्स होंगे, जो कार्डियक रीजन में पाया जाएगा दैट इज कार्डिक स्फिंक्टर, और जो पाइलोरिक रीजन में पाया जाएगा दैट इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर, है ना। तो कहाँ प्रेजेंट है, इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द ईसोफेगस, वही एरिया आ जाएगा। ठीक है, ईसोफेगस के बॉटम में समवेयर हेयर, और इनका काम क्या है, इट अलाउज द फूड टू पास इनटू स्टमक। ईसोफेगस से आने वाले फूड को ये स्टमक में आने के लिए अलाउ करते हैं, एंड इट प्रिवेंट्स रिगर्गिटेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, है ना। सॉरी, समटाइम्स क्या होता है कि स्टमक के जो कंटेंट्स हैं ये विपरीत दिशा में यानी कि ऊपर की तरफ ये जाने लगते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम पाइलोरिक स्फिंक्टर्स को देखें तो दे आर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्टमक, है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये स्टमक ये बॉटम पे स्टमक के प्रेजेंट होते हैं, और ये अलाउ करते हैं फूड को डोडोनम में जाने के लिए, है ना। जो हमारा कार्डिक स्फिंक्टर है ये ईसोफेगस में जाने के लिए रोक रहा है, लेकिन जो हमारे पाइलोरिक स्फिंक्टर्स हैं ये डोडोनम में जाने के लिए फूड को अलाउ करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ब्लड सप्लाई पे। तो अगर हम ब्लड सप्लाई देखेंगे तो इट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई स्टमक का है दैट इज द सीलियक ट्रंक, है ना। तो सीलियक ट्रंक से इसको ब्लड सप्लाई मिलती है, जिसकी 3 ब्रांचेज होती हैं बेसिकली, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज देखेंगे तो जितनी भी हमारे स्टमक की जो वेन्स हैं वो अल्टीमेटली ड्रेन करती हैं पोर्टल वेन में, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में एंड स्प्लीनिक वेन। और अगर हम नर्व सप्लाई देखें तो इट इज सप्लाइड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व का T6 से लेके T10 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व है दैट इज द वैगस, और इसका जो काम होता है बेसिकली वैगस नर्व का, इट इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, है ना। तो बेसिकली हमारे स्टमक के जो मूवमेंट्स को बढ़ाती है और जो हमारे स्टमक के सिक्रीशंस को बढ़ाने का काम करती है। अब हम लेयर्स और वॉल्स ऑफ द स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर बेसिकली 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। सबसे जो बाहर वाली लेयर है दैट इज द आउटर सीरस लेयर, है ना। अब मान लीजिए स्टमक है तो स्टमक की जो सबसे बाहर वाली लेयर है इट इज दिस लेयर, ठीक है, जिसको हम सीरस लेयर बोलते हैं, जो कि पेरिटोनियम के द्वारा बनी होती है। दूसरी जो लेयर है दैट इज द मसल लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, है ना। तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारी मसल लेयर को, जो कि अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो सबसे बाहर वाली है दैट इट इज़ द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, जो बीच वाली है दैट इज़ द मिडल वास्कुलर सर्कुलर लेयर, और जो अंदर वाली है दैट इज़ द इनर ओब्लिक लेयर, है ना। तो ये तीनों हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारी मसल लेयर को, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट होती है सब म्यूकोजा, और इस सब म्यूकोजा के अंदर देयर आर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स एंड मीजनर्स नर्व प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये लेयर कॉन्स्टिट्यूट करती है बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स को। अब जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर विच इज मेड अप ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, है ना। तो ये जो लेयर है जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स के द्वारा बनी होती है। एक खास बात इस लेयर की ये है कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड रगे। आप डायग्राम में देखें ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये कॉइल्ड सेक्शंस के द्वारा इस तरीके से फोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं रगे, है ना। इनका काम होता है ये बेसिकली इलास्टिक होते हैं, और जब भी हमारे स्टमक के अंदर फूड एंटर करता है तो ये एक्सपैंड करते हैं और एक तरीके से फूड को ये अलाउ करते हैं स्टमक में रहने के लिए, है ना। एक तरीके से सरफेस एरिया को हमारे स्टमक के बढ़ाने का काम करते हैं ये, ठीक है। एक और बात, इट कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। तो जितने भी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जिनका काम म्यूकस प्रोड्यूस करना है, गैस्ट्रिक एंजाइम प्रोड्यूस करना है, ठीक है, या HCl प्रोड्यूस करना है, सारी की सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे इनर म्यूकस लेयर के अंदर ही
प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये अपने सिक्रीशंस को स्टमक में पोर करते हैं। 2 millimeter thick mucus layer prevent mucosa from injurious effect of gastric हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और बात जो कि आपको इस लेयर से संबंधित याद रखनी है वो ये है, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन होता है और जो HCl है इसका pH बहुत कम होता है, इट इज़ हाईली एसिडिक, है ना। तो अगर यहाँ पर स्टमक के अंदर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो ये जो HCl है ये हमारे जो स्टमक के जो सेल्स हैं इनको ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए ये जो लेयर है इसके इट इज़ अबाउट 2 millimeter थिक म्यूकस लेयर, है ना। तो ये अच्छी खासी ये 2 millimeter थिक लेयर होती है, जिसकी वजह से जो एसिड का जो हार्मफुल इफेक्ट है ये हमको स्टमक में देखने को नहीं मिलता। अब अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करें तो जो ग्लैंड्स हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं और ये बेसिकली गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब ये ग्लैंड 3 तरीके की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कहाँ ये लोकेटेड है ना। फंडिक ग्लैंड्स, कार्डिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फंडिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनको हम मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं या फिर हम इनको ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं और ये बॉडी और फंडस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ये फंडस है और ये बॉडी है। तो ये वाला जो पोर्शन येलो कलर से बनाया है इसको हम बोलते हैं दिस इज बेसिकली द प्लेस ऑफ फंडिक ग्लैंड्स। एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो फंडिक ग्लैंड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स। वैसे तो और भी सेल्स होते हैं लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला है चीफ सेल और पेप्टिक सेल्स, ठीक है। पेप्टिक सेल को हम पेप्सिनोजन सेल भी बोलते हैं और ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। दूसरे जो सेल्स हैं वो पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल को भी सिक्रीट करते हैं। और जो तीसरे हैं हमारे दे आर म्यूकस सेल्स जो कि म्यूसिन को सिक्रीट करने का काम करते हैं। दूसरी जो ग्लैंड है दैट इज द कार्डियक ग्लैंड जो कि हमारे कार्डियक रीजन में प्रेजेंट होती है और ये बेसिकली बनी होती है म्यूकस सेल से विच सिक्रीट म्यूसिन, है ना। तीसरी जो है हमारी पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि पाइलोरिक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द जी सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन, है ना। हालांकि यहाँ पर म्यूकस सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देखें तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट हैं। कार्डिक ग्लैंड ये वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, फंडिक ग्लैंड येलो वाले पोर्शन में प्रेजेंट है और जो पाइलोरिक ग्लैंड है ये ब्लू वाले पोर्शन में प्रेजेंट है ना। फंडिक और जो फंडिक ग्लैंड है बेसिकली चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स और म्यूकोस सेल्स से बनी होती हैं। जो हमारी पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं जी सेल से बनी होती हैं, जो हमारी कार्डिक ग्लैंड है ये म्यूकोस सेल से बनी होती है ना। अब अगर आप एक डायग्राम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड का तो ये कुछ इस तरीके की ट्यूबुलर ग्लैंड आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जिसका नीचे का जो पोर्शन होता है ब्रॉड पोर्शन दैट इज द बॉडी और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज द नेक, है ना। और ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स जब कंटिन्यू करती हैं तो वो एक ओपनिंग में कंटिन्यू करती हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जो ऊपर की तरफ देयर आर म्यूकस सेल्स, उसके बाद में जो नीचे होते हैं वो चीफ सेल्स होते हैं और नीचे हम जाएंगे तो फिर पैराइटल सेल्स देखने को मिलते हैं। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम स्टमक के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फंक्शन है दैट इज द स्टोरेज। तो स्टमक का काम है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। तो स्टमक थोड़ी देर के लिए जब भी हमारा फूड ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बीच में वो स्टमक में थोड़ी देर के लिए कुछ घंटों के लिए टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है, ठीक है। दूसरा है डाइजेशन। तो स्टमक के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिंथेसिस होता है, रिलीज होता है जो हमारे प्रोटीन्स और फैट डाइजेशन का पार्शियल डाइजेशन करते हैं, है ना। तो जो हमारे एंजाइम्स प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं दिस इज पेप्सिन, ठीक है। और फैट को जो डाइजेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं लाइपेज, है ना। तो प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटियोसेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स और जो फैट है लाइपेज के द्वारा दे आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा फंक्शन है वो है मैकेनिकल फंक्शन। इट ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, चर्न, ग्राइंड्स एंड कन्वर्ट इट इनटू अ काइम।
तो स्टमक मैकेनिकल फंक्शन का काम करता है, जिस तरीके से हमारी जो मिक्सी है ना, जो मिक्सर ऑपरेट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करता है, उनको चर्न करता है, ग्राइंड करता है और उनको काइम में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये जो फूड पार्टिकल्स के साथ में हमारे गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइम, जो कि आगे हमारे डोडनम में एंटर करता है। ठीक है, फिर ये HCl को भी प्रोड्यूस करता है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हाईली एसिडिक होता है। तो अगर किसी वजह से कोई बैक्टीरिया अगर स्टमक तक आ जाता है तो बिकॉज ऑफ द हाई एसिडिक मीडियम ये जो बैक्टीरिया है स्टमक के द्वारा किल किया जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अब स्टमक के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमारे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ना। और जो विटामिन B12 है ये हमारे एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, RBC काउंट को ये बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो RBC काउंट कम होगा, और जब भी RBC काउंट कम होगा तो ऑफकोर्स हीमोग्लोबिन भी कम होगा। तो ऐसा एनीमिया जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, The next is absorption. तो it has limited role in absorption of alcohol and drugs. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन। तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए इट कन्वर्ट्स द आयरन Fe2+ इंटू Fe3+, जिससे कि ये आसानी से आयरन का एब्जॉर्प्शन हो पाए, है ना। आयरन का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है। ठीक है, फिर ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है इसको भी रिलीज करता है हमारे स्टमक के अंदर। पाइलोरस के अंदर G सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। एंड फाइनली इट रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द डोडेनम, है ना। अब जितने भी हमारे स्टमक के कंटेंट हैं अल्टीमेटली इनको ये डोडेनम में पास करने के लिए ये रेगुलेट करने का काम करता है ना। कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं यहाँ पे जिसके माध्यम से हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं ये आगे की तरफ डोडेनम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।